हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और हम अपने चैनल पर तैयारी करवा रहे हैं TGT PGT एस्टेट और TGT PGT एस्टेट नेट HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर और ऑल टेट, जितने भी टेट होते हैं उन सभी के लिए आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। और स्पेशल हम तैयारी करवा रहे हैं TGT PGT एस्टेट और उसी के संदर्भ में आज हमारी क्लास रहने वाली है। और क्लास नंबर शायद 38 है। जो भी राइट क्लास होगी 37 या 38 वो मैं थंबनेल पर लिख दूंगी। तो सभी, मुझे उम्मीद है कि अभी तक की जो 37 क्लास मैंने डाली हैं वो सभी आपने देख ली होंगी। और आज से जो कैंडिडेट हमारे साथ नया जुड़ रहा है, अगर ये पुरानी वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आप चैनल पर जाकर देखेंगे, प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो TGT PGT एस्टेट 2024 के नाम से आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी। वहाँ पर ये सारी वीडियोस आपको एक ही साथ इकट्ठी मिल जाएंगे। इसके अलावा SY हिंदी प्लेटफॉर्म के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर मैं पर डे की वीडियो ज़रूर शेयर करती हूँ। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम प्रयोगवाद पढ़ेंगे और प्रयोगवाद और नई कविता दोनों को हम अलग नहीं कर सकते, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा ये बता देती हूँ। TGT PGT एस्टेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं हिंदी साहित्य पढ़ा रही हूँ और हिंदी साहित्य में हमने आदिकाल संपूर्ण कर लिया, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। जब आधुनिक काल को हम बात करते हैं गद्य के विकास से और पद्य के विकास क्रम से, तो हम पद्य के विकास क्रम के अनुसार पढ़ रहे हैं आधुनिक काल को। तो आधुनिक काल को हमने सबसे पहले इसमें भारतेंदु युग पढ़ा, फिर द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवाद और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रयोगवाद। तो उम्मीद करती हूँ कि सभी ने सारी वीडियोस देख ली होंगी और अच्छे से अपने नोट्स भी प्रिपेयर कर लिए होंगे। फिर ये थोड़ा सा मैं आपको ये बताती हूँ कि जैसे कि हर वाद के बारे में बताती आई हूँ, हर युग के बारे में मैंने बताया है। तो प्रयोगवाद का नाम प्रयोगवाद क्यों पड़ा, ये प्रश्न मुझसे HPSC इंटरव्यू में भी पूछा गया था। तो प्रयोगवाद का जो नाम है इसलिए पड़ा क्योंकि और इस नाम का जो प्रयोगवाद का प्रयोगवाद नाम है ये सार्थक होता हुआ भी दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? क्योंकि प्रयोगवाद के अंतर्गत नए नए प्रयोग किए गए। अब नए नए प्रयोग चाहे वो शिल्प के दृष्टिकोण से हो, चाहे भाषा के दृष्टिकोण से हो, चाहे नए नए उपमानों के दृष्टिकोण से हो, तो इसमें नए नए प्रयोग किए गए, ठीक है। तो इसमें यही था एक तो प्रमुख रूप से, और एक मैं इसकी कुछ प्रवृत्तियां आपको बताऊंगी ताकि आपको इसका कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि ये प्रयोगवाद था क्या। मुझसे HPSC इंटरव्यू में पूछा गया था कि जब प्रयोग का मतलब एक्सपेरिमेंट से, तो मुझसे इंटरव्यूअर ने पूछा था कि जब एक्सपेरिमेंट लेबोरेटरी में होते हैं तो हिंदी में प्रयोगवाद कहाँ से आ गया। तो मैंने यही बताया था कि मैम हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद का अर्थ है नए नए उपमानों, नए प्रतीकों और भाषा के दृष्टिकोण से नए नए शिल्प आदि का प्रयोग करना ही प्रयोगवाद कहलाता है। तो ठीक है, अब कुछ इसकी प्रवृत्तियां देख लेते हैं, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इसमें क्या था कि नई कविता जो है विषय वस्तु एवं शिल्प दोनों ही दृष्टियों से पुरानी परंपरा से हटकर है। विषय की दृष्टि से जहाँ इसमें नवीनता है, मतलब नए 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 विषय प्रयोग किए गए। जैसे कि आप रीतिकाल देख रहे होंगे तो रीतिकाल तक श्रृंगार से संबंधित श्रृंगार वर्णन था, उसमें नखशिख वर्णन था, ठीक है, प्रेमिकाओं का वर्णन था, ठीक है, ये सभी उसमें रीतिकाल तक चल रहा था। और आधुनिक काल में भी हमने देखा अलग अलग सारी प्रवृत्तियां थी। तो प्रयोगवाद के अंदर क्या था कि नवीनता थी, चाहे वो नए नए प्रतीकों के हिसाब से आप ले ले, ठीक है, चाहे किसी भी दृष्टिकोण से ले, इसमें नवीनता थी। नई कविता में नयापन है, भाव, विषय, वस्तु, शिल्प सभी दृष्टियों से ये मतलब परंपरा जो थी, इसमें जो पुरानी परंपरा थी उससे ये अलग था। मतलब भाव, विषय, वस्तु, शिल्प आदि दृष्टिकोण से ये है जो वाद था प्रयोगवाद, ये बिल्कुल नया था। तो इसकी एक प्रमुख प्रवृत्ति थी नवीनता। दूसरी इसकी प्रवृत्ति थी बौद्धिकता। तो इसमें क्या था, बौद्धिकता को स्थान दिया गया। अब बौद्धिकता का मतलब आप क्या लेकर चलेंगे कि प्रयोगवाद कविता में भावना है। मतलब प्रयोगवाद के अंदर इस समय के अंदर यानी कि 1943 के बाद या इसके आसपास जो कविताएं लिखी जा रही थी उसमें भावना को अधिक महत्व दिया गया था। किसको अधिक महत्व दिया गया था? भावना को।
और जो भी भावनाएं थी उस सब के सामने एक प्रश्न चिन्ह लग गया था। तो सभी भावनाओं के सामने एक प्रश्न चिन्ह लग गया, तो इस प्रश्न चिन्ह को हम बौद्धिकता कह सकते हैं। तो इसकी प्रमुख प्रवृत्ति क्या थी? अभी मैंने आपको बताया नवीनता, फिर मैंने आपको बताया बौद्धिकता, और बौद्धिकता के बाद आता है अतिशय व्यक्तिकता। मतलब अतिशय व्यक्तिकता का मतलब है, यहाँ पर मैं आपको लिखकर बता देती हूँ, इसका आपको मतलब नहीं समझ में आएगा। व्यक्तिकता, तो व्यक्तिकता का मतलब व्यक्ति से बना है, कि इसमें व्यक्ति विशेष को ज्यादा महत्व दिया गया, व्यक्तिकता को अधिक महत्व दिया। नई कविता की मतलब ये एक प्रमुख प्रवृत्ति रही अतिशय व्यक्तिकता। नए कवियों ने अपने व्यक्तिगत जीवन के सुख दुख को काव्य का विषय बनाया, ठीक है, और उन्होंने इस कदर इसको बना लिया कि मतलब वो देखने में थोड़ी सी भद्दी सी लगने लगी, ठीक है। तो इसकी प्रमुख प्रवृत्ति थी अतिशय व्यक्तिकता, नवीनता, बौद्धिकता और व्यक्तिकता। उसके बाद अगली थी क्षणवादिता। इसकी जो प्रवृत्ति थी क्षणवादिता, मतलब इस काव्य के अंदर जो कवि थे उनका ये मानना था कि जीवन जो है वो क्षणभंगुर है, पता नहीं कब नश्वर है, कब हमारा जो जीवन लीला है वो समाप्त हो जाए। तो ये जो है भविष्य पर भरोसा नहीं करते थे। इनका मतलब ये था कि जो जीवन जीना है वो आज ही जी लिया जाए। तो ये क्षणवादिता थी। उसके बाद इसकी प्रमुख प्रवृत्ति थी भोगवाद एवं वासना। तो ये तो आप सभी समझ गए होंगे, क्योंकि भोगवाद और वासना को इन्होंने इसलिए अधिक महत्व दिया क्योंकि इनका मानना था कि जीवन क्षण भंगुर है। तो इन्होंने सोचा कि नई कविता में जो भोग और वासना के स्वर विद्यमान है, आज का कवि प्रत्येक क्षण को केंद्रित स्तर पर भोगने के लिए उत्सुक है, कि मतलब जो जिंदगी जी जाए वो आज ही जी लो, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट प्रवृत्ति थी इसमें यथार्थवाद। अब यथार्थवाद का मतलब है कि इन कवियों ने जैसा समाज के अंदर देखा और जैसा खुद अनुभव किया वैसी ही अनुभूति इन्होंने अपने काव्य में दी, यथार्थवाद। उसके बाद है आधुनिक युग बोध, यानी कि आधुनिक युग बोध ये होता है कि हमें दूसरों से जोड़ता है। प्रयोगवाद के जो कवि थे उन्होंने आधुनिक मानव के जीवन में विद्यमान यातना, घुटन, कुंठा, द्वंद्व और निराशा को अपने काव्य का विषय बनाया। आधुनिक युग बोध का मतलब है कि उन्होंने अपनी कविताओं में उस युग का दर्शन करवाया। उस युग में जो हर व्यक्ति था वो किसी न किसी यातना, घुटन, कुंठा, द्वंद्व, निराशा इत्यादि से उनका जो मनोभाव थे वो भरपूर थे। तो आधुनिक युग बोध का भी अपने काव्यों में वर्णन करवाया। उसके बाद ये कुछ एक पंक्तियां हैं, प्रवृत्तियां हैं, और बाकी मैं इसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो बना दूंगी। तो दोस्तों ये थे कुछ प्रयोगवाद की प्रवृत्तियां, और कई बार मेरे से कहा गया है कि कमेंट में भी कि मैम आप प्रवृत्तियां जरूर करवाएं। तो आप समझ गए होंगे कि प्रयोगवाद में क्या था, नवीनता थी, चाहे वो नवीनता भाव की दृष्टि से हो चाहे शिल्प की दृष्टि से। फिर मैंने बौद्धिकता बताया, मतलब इसमें भावनाओं को अधिक महत्व दिया गया था और हर भावना के पीछे एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ था। अतिशय व्यक्तिकता बताई मैंने, ठीक है, और अतिशय व्यक्तिकता, क्षण भंगुरता और आधुनिक युग बोध आदि जो प्रवृत्तियां थी ये प्रयोगवाद की थी। अब हम आज के इस वीडियो लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो प्रयोगवाद का अर्थ तो शायद आप समझ गए होंगे कि नए नए प्रयोग किए गए और नई कविता, इसीलिए इसके तुरंत बाद जो वाद आता है या युग आता है उसे नवी कविता कहा गया। शुरुआत करते हैं। प्रयोगवाद का आरंभ सन 1943 ईस्वी में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे के संपादकत्व में प्रकाशित तार सप्तक से माना जाता है। यानी कि प्रयोगवाद का आरंभ कहाँ से माना जाता है? एक अज्ञे जी जो हैं इन्होंने तार सप्तक नाम से एक रचना अपनी प्रकाशित करवाई, और तार सप्तक के अंदर 7 कवियों का नाम है और उनकी रचनाएं संग्रहित हैं। तो तार सप्तक में 7 कवि संग्रहित हैं, ठीक है। ये तार सप्तक है, पहला सप्तक मत कहना इसे। आपको ऑप्शन में पेपर में अगर कुछ आएगा तो पहला सप्तक भी होगा, जबकि पहले सप्तक का नाम कहीं पर भी प्रयोगवाद में जिक्र नहीं है। जो पहला सप्तक था उसे तार सप्तक कहा जाता था, और तार सप्तक का संपादन से ही प्रयोगवाद का आरंभ माना जाता है सन 1943 से। प्रयोगवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग नंद दुलारे वाजपेयी जी ने प्रयोगवाद
रचनाएं शीर्षक निबंध में किया। अब देखो, नंदुलारे वाजपेयी जी ने एक आलोचनात्मक रचना लिखी और उस रचना का नाम था प्रयोगवादी रचनाएं। इस प्रयोगवादी रचनाएं मतलब आप नाम से ही देख रहे होंगे, और प्रयोगवादी रचनाओं का नाम से जो निबंध था उसी में पहली बार प्रयोग शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग देखने को मिला। उसके बाद है, नंदुलारे वाजपेयी ने प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा कहा है। मतलब जो लोग ठाले बैठे हैं और उन्होंने जो मर्जी आए लिख दिया। तो नंदुलारे वाजपेयी जी ने प्रयोगवाद को क्या कहा? बैठे ठाले का धंधा कहा। आगे की संपादकत्व में 4 सप्तक प्रकाशित हो चुका है। पहला सप्तक है तार सप्तक। तो ये इम्पोर्टेंट है, आपको चारों के चारों सप्तक का प्रकाशन वर्ष भी पता होना चाहिए, और हर एक सप्तक में कितने कवि आते हैं उनका भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहीं से यही प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे के संपादन में 4 सप्तक प्रकाशित हुए। तो पहला जो सप्तक है 1943 में प्रकाशित हुआ, दूसरा सप्तक 1951 में, और तीसरा सप्तक 1959 में, और चौथा सप्तक 1979 में प्रकाशित हुआ। तो सभी आपको इसको बिल्कुल ट्रिक से याद कर लेना है। और आगे ने तार सप्तक की भूमिका में प्रयोगवादी कवियों को राहों के अन्वेषी कहा। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इस पॉइंट को आप नोट कर लें कि आगे ने तार सप्तक की भूमिका में राहों के अन्वेषी किसे कहा? तो राहों के अन्वेषी प्रयोगवादी कवियों को कहा। आगे ने दूसरा सप्तक की भूमिका में क्या लिखा? यहाँ से भी पीजीटी एस्टेट में एक बार प्रश्न पूछा गया था, तो ये ध्यान से सुनना, ये सारी बातें आपसे ध्यान से पढ़नी है, क्योंकि जरूरी नहीं कि सीधी यहीं से कोई लाइन उठाकर आपको दे दे कि ये इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। आपको इन पंक्तियों का भाव समझना है, और भाव समझ के फिर आपके से जो प्रश्न पूछा जाए उसके ऑप्शन को टिक करना है। आगे ने दूसरा सप्तक, पहले सप्तक की भूमिका में तो प्रयोगवादियों को क्या कहा? राहों के अन्वेषी। अन्वेषी मतलब खोजकर्ता, राहों के अन्वेषी कहा। दूसरे सप्तक की भूमिका में क्या लिखा? प्रयोग का कोई वाद नहीं है, हम वादी नहीं रहे, नहीं है। कह रहा कि हम कोई वाद विवाद, मतलब वो समझ गए ना, वाद विवाद मतलब कोई हम किसी प्रकार की हिंसा नहीं कर रहे हैं, और ना ही कहीं हम वादी रहे हैं। न प्रयोग अपने आप में इष्ट है या साधे है। कह रहा कि जो प्रयोग हम अपने काव्य में प्रयोग कर रहे हैं वो कोई साधे नहीं है। ठीक उसी तरह कविता का भी कोई वाद नहीं है। कह रहा है कि जिस प्रकार के वे प्रयोगवाद के जो कवि हैं वो कोई, उनमें कोई वाद नहीं है, उसी प्रकार से कविता का भी कोई वाद नहीं है। कविता भी अपने आप में इष्ट या सादे नहीं है। अतः हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना। कह रहे कि प्रयोगवादी का आप कोई और अर्थ ना लें। तो मतलब एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये सारी पंक्तियाँ आगे जी ने कौन से सप्तक में कही? तो दूसरे सप्तक में कही। दूसरे सप्तक में क्या बात कही? कि प्रयोग का कोई वाद नहीं है, और ना ही जो हम का मतलब कवि हैं, वो हम कोई वादी नहीं हैं, और न ही प्रयोग अपने आप में ऐसा भी नहीं है कि जो हम प्रयोग कर रहे हैं वही हमारा इष्ट है, यानी कि वही हमारा जीविका का साधन है, उसके बिना हमारा काम ही नहीं चल सकता। तो इसी प्रकार से इन्होंने कहा कि कविता का भी कोई वाद नहीं है। कह रहा कि हमें उसी प्रकार से प्रयोगवादी कहना सार्थक है जिस प्रकार से कवितावादी। कवितावादी मतलब जो कविता करता है उसे कवितावादी कह देते हैं। तो जो काव्य में नए नए प्रयोग किए उन्हें प्रयोगवादी कहने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये बात आगे ने कही दूसरे सप्तक में। प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है। इष्ट मतलब कि सब कुछ यही है, ऐसा नहीं कहा इन्होंने। वह साधन है, मतलब प्रयोग जो है उसको इस काल के कवियों ने एक साधन के रूप में प्रयोग किया है जिससे वो अपनी रचनाएं लिख सके। दोहरा साधन है, क्योंकि एक तो वह उस सत्य को जानने का साधन है जिसे कवि प्रेषित करता है, दूसरे वह उस प्रेषण की क्रिया को और उसके साधनों को जानने का भी साधन है। मतलब कवि के लिए एक साधन है ये, बस प्रयोग जो है वो कवि के लिए एक साधन है, और वो भी दोहरा साधन है। मतलब दो तरफा फायदा हो रहा है कवि को। एक तो कवि प्रेषित मतलब जो कुछ कवि अपने दूसरों के पास भेजना चाहता है, जो संदेश देना चाहता है अपने काव्य के माध्यम से, तो कवि प्रेषित करता है, मतलब जो अपनी रचनाओं में संदेश देना चाह रहा है। दूसरा वह उस प्रेषण की क्रिया,
मतलब जो कवि कुछ लिख रहा है यहाँ पर, ठीक है, कोई काव्य लिख रहा है, उस काव्य को यहाँ तक यानी कि पाठक तक पहुँचाने के लिए किस क्रिया का प्रयोग किया जाए, तो ये प्रयोग यहाँ पर हो गए। समझ रहे हो ना आप? प्रेषण की क्रिया को और उसके साधनों को जानने का भी साधन है। ये दोनों ही पॉइंट इन्होंने दूसरे सप्तक की भूमिका में कहे आज्ञे जी ने। तो अभी तक इम्पोर्टेंट सारी बातें इम्पोर्टेंट हैं जो मैंने अभी तक आपको बताई हैं। और आगे के संपादक में जो 4 संपादक प्रकाशित हुए, सभी के आपको सन, पहला 1943, बार बार लिखेंगे तो याद हो जाएगा, दूसरा 1951, फिर 1959 और फिर 79। तो ये 4 सप्तक थे। इसके बाद आता है पहला सप्तक, तो ये देख लेते हैं। अब इनमें से ना आपको ये सब रटने की जरूरत नहीं है और ये सब भी रटने की जरूरत नहीं है। बाकी ये कहना चाहूंगी कि जो तार सप्तक के आप कवि लिखें उन्हें केवल क्रम से लिख लें उनके जन्म के हिसाब से। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि आगे का जन्म 1911 में, रामविलास का 1912 में, फिर 17, फिर 18, तो ये ऑलरेडी आपको सीक्वेंस से दिए गए हैं। तो इसी तरीके से आपको लिख लेने हैं। और 1943 यानी कि तार सप्तक में जो कवि थे उनके नाम देखना और बहुत ही बेहतरीन ट्रिक से मैं आपको ये याद करवाऊंगी। और मैंने कैसे कर रखे थे, जैसे कि प्रमुख कवि कौन कौन से, 1 मिनट के लिए याद रखना। प्रमुख कवि प्रयोगवाद के, एक तो आज्ञे, रामविलास शर्मा, गजानन माधव मुक्तिबोध, प्रभाकर माचवे, नेमीचंद्र जैन, गिरजा माथुर और भारत भूषण अग्रवाल। नेमी गिरा भारत भूषण अग्रवाल पर, नेमी गिरा भारत भूषण अग्रवाल पर, ऐसे याद कर लेंगे इन तीनों को। आगे अज्ञातवास में गए कौन, राम, गजानन माधव मुक्तिबोध और प्रभाकर माचवे। आगे से आप क्या लेंगे कि अज्ञातवास, आगे राम और गजानन और प्रभाकर ये चारों नाम याद कर ले। अज्ञातवास में गए कौन, राम, गजानन और प्रभाकर। नेमी गिरजा भारत भूषण अग्रवाल, नेमी गिरा भारत पर, तो नेमी चंद्र जैन, गिरजा कुमार माथुर और भारत भूषण अग्रवाल। मैंने ये कैसे कर रखे थे, देखो मैं अपनी ट्रिक बताती हूँ। तो आज्ञे और रामविलास तो मुझे पता ही है कि आज्ञे से प्रयोगवाद की शुरुआत होती है, तो पहले ही सप्तक की शुरुआत ही आज्ञे से होती है। आगे रामविलास शर्मा, हमारे उधर रामविलास शर्मा ये बोटो में खड़ा होता है महेंद्रगढ़ से, या फिर अटेली हल्के से पहले खड़ा होता था, शिक्षा मंत्री रहे रामविलास शर्मा। क्योंकि मैंने ये अपने ही डिस्ट्रिक्ट से लगा लिए सारे, महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट से। गजानन मेरे पापा का नाम था, ठीक है। प्रभाकर माचवे ये मैंने इनके साथ जोड़ दिया कि ये प्रभाकर, मतलब उस समय मेरे पापा कहते थे तुम प्रभाकर कर लो, हिंदी विषय से ना, जैसे कई बार प्रभाकर, पहले हिंदी के अध्यापक वही लगते थे जो प्रभाकर करते थे। तो कैसे किया मैंने, आगे से प्रयोगवाद की शुरू होती है। रामविलास शर्मा मैंने बताया हमारे डिस्ट्रिक्ट में था, उसके बाद गजानन मेरे पापा का नाम था और प्रभाकर करने के लिए कहते रहते थे। और मेरे पापा नियम के बहुत ही पक्के थे, नेमी चंद्र। गिरजा कुमार माथुर तो नेमी थे इसलिए वो कभी गिरते नहीं थे, ठीक है, अपनी बात से। भारत भूषण अग्रवाल, अगर कोई महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट से है या नारनौल से है तो नारनौल में एक भारत भूषण था जो कोचिंग करवाता था, काफ़ी प्रसिद्ध था। तो ये सारे मैंने अपने डिस्ट्रिक्ट से जोड़ रखे थे और कभी मैं इन्हें भूलते नहीं थी। आगे देखना, दूसरे सप्तक की और भी मस्त ट्रिक आपको बताऊंगी, तो आप भी इसी तरीके से आप अपना जोड़ सकते हैं और कभी मैंने इस प्रश्न को गलत नहीं किया। दूसरे सप्तक का संपादन 1951 में हुआ और इसमें संकलित कवियों का काल क्रमानुसार विवरण जो है निम्नलिखित है। अब देखो इसमें बड़े मजे आएंगे। ये वो तो मैंने अपने डिस्ट्रिक्ट से कर रखा था। अब दूसरा जो ये सप्तक था ये मैंने कैसे कर रखा था, ये पूरे मैंने अपने गांव में से कर रखा था। अब एक बात बताती हूँ, मेरी एक फ्रेंड थी जो मेरे साथ पढ़ती थी, उनके पिताजी का नाम शमशेर था। मेरी एक ताई जी थी, उनका नाम भवानी था। मेरे पड़ोस में एक भाभी थी, उनका नाम शकुंतला था, ठीक है। एक नारायणी बहन जी बोल रहे थे तो हरि नारायण, ठीक है, आप ऐसे करते। एक नारायण था, ये भी गांव में ही था। नरेश मेहता, ये नरेश मेहता नहीं मतलब नरेश भतीजे का नाम था। धर्मवीर कौन था, ये मेरे ताऊ जी का लड़का। रघुवीर साई ये मेरे ताऊ जी थे पड़ोस में। यानी कि ये सारा मेरा गांव का मेरा मोहल्ला है,
ठीक है, ऐसे याद करते हो शमशेर बहादुर। और जब जैसे कि शमशेर बहादुर का नाम आते ही मुझे ध्यान आ जाता है कि ये तो दूसरे सप्तक में थे और मेरे गांव के मोहल्ले के आदमी थे, जैसे शमशेर, भवानी ताई और शकुंतला, हरिनारायण, नरेश, धर्मवीर और रघुवीर। ठीक है, तो इन्हें मैं कभी नहीं भूलती भाई। अब आप देख लें, आप अपनी ट्रिक से याद करें या कैसे करें। ठीक है, तीसरे सप्तक में संकलित कवियों का, अभी इनकी रचनाएं भी करेंगे हम। ठीक है, अब वैसे आज मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, मतलब मेरे नाक से बोला नहीं जा रहा, कोल्ड हो रखा है बहुत, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि पेपर बहुत ही पास में है, लेकिन एक वीडियो तो बनानी पड़ेगी। तीसरा जो सप्तक है, इसमें संकलित कवियों का काल कर्मानुसार विवरण निम्नलिखित है। तीसरा सप्तक का प्रकाशित हुआ 1959 में। ठीक है, और इसके कवियों के नाम आप कैसे करेंगे, तो देख तो इसकी और बताती हूँ आपको। देखो इसमें क्या था, तीन नारायण है, तीन नारायण नहीं है, प्रयाग नारायण त्रिपाठी, यानी कि नारायण त्रिपाठी है इसमें, मदन वात्स्यायन, विजय देव नारायण शाही, कुंवर नारायण। हाँ, आ तो गया ये सारे। देखो तीन तो नारायण मिल जाएंगे आपको, नारायण नारायण नारायण। तो विजय देव नारायण शाही पूरा नाम आपको पता होना चाहिए, कुंवर नारायण, प्रयाग नारायण त्रिपाठी। इनके बीच में मदन मेरे मामा जी का नाम था, तो मैंने नारायण के साथ मदन जोड़ रखा है। फिर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, केदार सिंह और कीर्ति चौधरी, ये कैसे हैं, तो थोड़ा सा तो वैसे भी याद हो जाता है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, केदार सिंह और कीर्ति चौधरी, ऐसे याद कर सकते हैं। वैसे कैसे करें तो कुंवर नारायण, केदार, कीर्ति। ठीक है, तो आप कैसे भी कर लें, आप अपनी ट्रिक बना लें, ऐसे बना सकते हैं। हर चीज़ की ट्रिक भी नहीं होती है, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग भी चलती है। उसके बाद आता है चौथा सप्तक, और चौथा सप्तक है 1979 में संकलित कवि कौन कौन से हैं, तो चौथा सप्तक का प्रकाशित हुआ 1979 में। इसमें कौन कौन से हैं, इसमें सारे नए नाम हैं। देखो ये मैंने कैसे कर रखा था कि अभी तक जो हमने तीन के याद हो गए, बाकी बच गए, वो चौथे में आ गए, क्योंकि ऑप्शन में देगा तो भी चार ही देगा, और तीन सप्तक हम पढ़ चुके हैं, तो चौथा यहीं से मिलेगा अगर तीन सप्तक के आपको अच्छे से याद है तो। ठीक है, इसमें क्या था कि आपने अभी तक जो तीन चार काल पढ़े हैं, आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, तीन काल में तो ये कोई भी नाम अभी तक आया नहीं। तो इन्हें कैसे करना है, अवधेश कुमार, राजकुमार, स्वदेश भारती, नंद किशोर, आचार्य, सुमन राजे और श्री राम वर्मा, राजेंद्र किशोर। ठीक है, अवधेश कुमार, राजकुमार कुंभज, स्वदेश भारती, नंद किशोर, आचार्य, सुमन राजे का नाम पूछ लिया जाता है, एक ही फीमेल करेक्टर है यहाँ पर, श्री राम वर्मा, राजेंद्र किशोर। ठीक है, इनके आप अपना भाई कोई भी ट्रिक बना ले, सभी के नाम है आपके ब्यास पड़ोस में या गांव मोहल्ले में होंगे, तो एक ट्रिक आप भी अपनी बना लें। उसके बाद आता है प्रयोगवाद के कुछ प्रमुख महत्वपूर्ण पॉइंट्स है। वैसे मैंने ये सारी प्रवृत्तियां बताई, सारी प्रवृत्तियां यहाँ दे भी रखी थी। प्रयोगवाद का प्रवर्तन करने का श्रेय सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञे, ये नाम भी आपको पूरा पता होना चाहिए। जब एचपीएससी का इंटरव्यू दिया मैंने तो ये भी मुझसे पूछा गया था। प्रयोगवाद का प्रवर्तन करने का श्रेय सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञे को दिया जाता है। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने लिखा है, प्रयोगवादी कविता में युग से उत्पन्न अनास्था। देखो ध्यान से सुनना, रामविलास शर्मा ने प्रयोगवाद के बारे में क्या लिखा है, प्रयोगवादी कविता में युग से उत्पन्न, यानी कि उस समय के समय से उत्पन्न अनास्था, लोगों की किसी में भी आस्था नहीं थी। आप देख रहे होंगे कि 1943 के आसपास प्रयोगवाद शुरू होता है और 1947 में हमारा भारत देश आज़ाद होता है। तो इससे पहले क्या था, हर लोग मतलब आपस में घुटन महसूस कर रहे थे एक दूसरे से, ऐसे क्योंकि हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था, चारों तरफ मार काट, आंदोलन, इस तरीके का जो माहौल था। तो प्रयोगवादी कविता में युग से उत्पन्न अनास्था, शंका, आप सभी समझते हैं, शंका, शक, घुटन महसूस कर रहे थे, कुंठा सभी के मन में थी, भग्नाशा में से एक नए पथ के अन्वेषी की व्याकुल भावना दिखाई पड़ती है। ये कवि एक नए मार्ग का अनुसंधान करने के लिए व्याकुल है। रामविलास शर्मा ने ये कहा है कि प्रयोगवाद का जो समय था, उस समय
क्या था कि सभी लोग अनास्था, शंका, घुटन, कुंठा इत्यादि से बेचैन थे और जो उस समय के कवि थे वो ऐसा अनुसंधान करने का, ये एक ऐसा रास्ता खोजने का प्रयास कर रहे थे ताकि इन सभी लोगों की इस व्याकुलता को खत्म किया जाए। तो ये कथन किसका था? रामविलास शर्मा का। प्रयोगवाद की कुछ प्रमुख प्रवृत्तियां यहाँ पर दी गई हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अहमवादी प्रवृत्ति का प्राधान्य, अहमवाद तो आएगा ही आएगा। यथार्थवाद का आग्रह, ये मैंने अभी समझाया था। निराशा भी उस समय थी। बौद्धिकता का प्राधान्य, ये मैंने अभी समझाया। उपमानों की नवीनता, साधारण विषयों का निरूपण और भाषा का प्रयोग, तो ये उस काव्य की कुछ प्रमुख प्रवृत्तियां हैं। अब प्रयोगवाद फ्राइड के दर्शन से प्रभावित है। आपसे प्रश्न पूछ ले कि प्रयोगवाद किसके दर्शन से प्रभावित है, तो फ्राइड, सिगमंड फ्राइड आपने पढ़ा होगा सीडीपी में, साइकोलॉजी में। सिगमंड फ्राइड का मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत दिया था जिसने। तो प्रयोगवादी जो फ्राइड के दर्शन से प्रभावित हैं। प्रयोगवाद के संदर्भ में कुछ विद्वानों के मत इस प्रकार से हैं, तो ये मत जैसे भी हैं आपको एज इट इज ध्यान रखने हैं, क्योंकि पेपर में ऐसे ही पूछ लिया जाएगा। प्रयोगवाद शैलीगत विद्रोह है, ये बात किसने कही? डॉक्टर नगेंद्र ने। प्रयोगवाद दृष्टिकोण का अनुसंधान है, मतलब दृष्टिकोण का अनुसंधान मतलब खोज है, ये बात कही केसरी कुमार ने। प्रयोग कलात्मक अनुभव का क्षण है, ये बात कही रघुवीर सहाय ने। समाज के हित में जैसी क्रांति का सतत प्रक्रिया काम्य है, वैसे ही रचनाओं के हित में प्रयोग की, तो ये बात कही डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी ने। तो आई होप आप ये अच्छे से समझ रहे होंगे। अब आप ये बताइए कि ये सारे जो आप मेरे को कमेंट करके बताएं कि मैम ये जो जितने भी कवि हैं इन सभी कवियों की आप रचनाएं लिखवाएं। तो आप जैसे कि ये 4 सप्तक थे, 4 सप्तक में 28 कवि हैं। अगर आप इनकी रचनाएं आपके पास नहीं है तो आप मुझे ज़रूर बताएं कमेंट, तो एक वीडियो मैं इनकी रचनाओं पर बना दूंगी। ठीक है। उसके बाद देखो मेरे पास, मैं जिस बुक से पढ़ा रही हूँ ये उसकी है सुदामा पांडे, सरस्वती पांडे वाली बुक से मैं यहाँ पर पढ़ा रही हूँ। तो अब वैसे तो इस बुक के हिसाब से तो ये प्रपदवाद आ जाता है और इसमें 3 कवि मुख्य रूप से होते हैं, फिर मैं ये पढ़ाऊंगी आपको। उसके बाद आ जाती है नई कविता। तो नई कविता में भी ये सारे नाम आपको देखने को मिलेंगे। वैसे तो यहाँ पर, हाँ भाई यहाँ से आ जाएंगे सारी, मैं रचनाएं आपको लिखवा दूंगी। ठीक है। वैसे हैं, सभी की हैं यहाँ पर। ठीक है, हाँ है। आप कमेंट करें या ना करें, फिर ये तो मुझे पढ़ानी है। तो ये जो कवि थे, क्योंकि इनके काल प्रयोगवाद और नई कविता मैंने एक साथ ही कहा है, क्योंकि जो प्रयोगवाद के कवि हैं और जो नई कविता के कवि हैं उन्हें हम अलग अलग नहीं कर सकते, क्योंकि सेम प्रवृत्तियां हैं। तो यही है, बस एक साथ पढ़ते जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं प्रयोगवाद को यहीं एंड कर देती हूँ, या फिर साथ साथ लिख दूंगी जब थंबनेल डालूंगी तो प्रयोगवाद व नई कविता, तो ये दोनों टॉपिक हमारे एक साथ कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है। और आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही पढ़ा पाऊंगी, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा बोला नहीं जा रहा है। दोस्तों वीडियो आपको अच्छे लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताएं अगर अच्छे लगे हो तो, और अच्छे लगे हो तो लाइक एंड शेयर भी कर दिया करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। धन्यवाद।